डॉक्टर रविशंकर व्यास, लेक्चरर इन EFM, मांगीलाल बागड़ी गवर्नमेंट कॉलेज नोखा, बीकानेर, BCom पार्ट सेकंड का टॉपिक है भारत में बैंकिंग सुधार, वर्तमान स्थिति और चुनौतियां। इस विषय पर 2 भागों में व्याख्यान को विभाजित किया जाएगा, जिसके अंतर्गत हम देश की वर्तमान बैंकिंग व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। तो रियल में हम देखते हैं वर्तमान बैंकिंग क्षेत्र है, बैंकिंग सुधार का दौर है, फिर उसके बाद चुनौतियां हैं, फिर सरकार द्वारा निर्णय हैं। इन सभी बातों पर हम गहराई से अध्ययन करेंगे। आप सभी कॉमर्स से जुड़े हुए विद्यार्थी हैं, व्यापार उद्योग व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, इसलिए बैंकिंग क्षेत्र की भूमिका है वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बैंकिंग क्षेत्र है तो भारत में बैंकिंग क्षेत्र एक ऐसा सेवा प्रदान क्षेत्र है जिसका उद्देश्य वस्तुओं का निर्माण व विक्रय न होकर सेवाएं प्रदान करना है। अच्छे से समझ लीजिए, भारत में बैंकिंग क्षेत्र में एक सेवा प्रदान क्षेत्र है जिसका उद्देश्य वस्तुओं का निर्माण व विक्रय न होकर सेवाएं प्रदान करना है। इट मीन्स ये एक सर्विस सेक्टर है। तो बैंकिंग सेवाओं में हम देखते हैं तो बैंकिंग सेवाओं की उपयुक्तता, प्रभावकारिता व लाभदायकता हेतु यह अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि बैंक कर्मचारियों को बैंकिंग विधियों, नीतियों, प्रक्रियाओं व व्यवहारों का पर्याप्त ज्ञान हो। नए विकासोन्मुख वातावरण की रचना हेतु हमारे बैंक वर्तमान में अपनी गतिविधियों एवं प्रतिक्रियाओं में समय की पुकार के अनुकूल क्रांतिकारी परिवर्तन करने में सतत प्रयत्नशील है। इस हेतु बैंक कर्मचारियों के शिक्षण व प्रशिक्षण हेतु देश में अनेक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना की जा चुकी है। वर्तमान में हमारे बैंक विकास में नित नई अवस्थाओं और परिस्थितियों की ओर अग्रसर है। बैंकिंग क्षेत्र में बैंकों द्वारा शाखाओं के विस्तार, व्यापार वृद्धि और तीव्र मार्केटिंग को देखते हुए बड़े स्तर पर रोजगार की संभावनाएं उभर रही है। देश में कई बैंक कैंपस सिलेक्शन के माध्यम से युवाओं की भर्ती करके उन्हें पूर्व प्रशिक्षण भी प्रदान कर रहे हैं। अतः आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं वो क्रांतिकारी हैं और बैंक कर्मचारियों को शिक्षण और प्रशिक्षण दिया जाता है और युवाओं को रोज़गार देने की कोशिश भी की जाती है। अब हम देखते हैं कि बैंकिंग क्षेत्र में यदि यह स्थिति कि बैंक कर्मियों के सेवानिवृत्त होने के कारण खाली हो रहे पदों को भरने के लिए सहायक होती रही है। फीस निर्धारित आय में वृद्धि की मांग को देखते हुए बैंक बीमा पॉलिसी, म्यूचुअल फंड और अन्य योजनाओं के वितरण जैसी गतिविधियों पर बल दे रहा है। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन और नए युग में बैंकों को देखते हुए पब्लिक सेक्टर बैंक नए निजी क्षेत्रों जैसे टेलीकॉलिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग और टेक सपोर्ट के क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि कर रहे हैं। यह कहना अब अधिक तर्कसंगत है कि भारत में बैंकिंग क्षेत्र एक आकर्षक व नए कलेवर के रूप में हम सभी को आकर्षित कर रहा है। अब हम देखते हैं बैंक में रोजगार। बैंकिंग सबसे लोकप्रिय क्षेत्र है। अच्छा वेतन,
सुरक्षित भविष्य और प्रतिष्ठित कैरियर का यह प्रवेश द्वार है। भारत में बैंकिंग की नौकरी की पर्याप्त संभावनाएं मौजूद है। इसके लिए आवेदन करने से पहले बैंक के प्रकार प्रकृति को समझना ज़रूरी है। भारत में सक्रिय बैंकों का विभाजन मुख्य रूप से लोक उपक्रम बैंक या पब्लिक सेक्टर बैंक, निजी बैंक या प्राइवेट बैंक या विदेशी बैंक या फॉरेन बैंक के रूप में कर सकते हैं। इनका नाम और प्रकृति ही नहीं बल्कि उम्मीदवारों के चयन का तरीका भी बिल्कुल अलग होता है। निजी व विदेशी बैंक में आमतौर पर कैंपस प्लेसमेंट के जरिए अपने ही यहीं रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रदान करते हैं। कैंपस रिक्रूटमेंट के दौरान उम्मीदवार के साक्षात्कार और ग्रुप डिस्कशन पर जोर दिया जाता है। निजी या विदेशी बैंक कनिष्ठ लिपिकों के भर्ती पर MBA और CA आदि की नियुक्ति पर ध्यान देते हैं। अब हम देखते हैं कि जबकि एंट्री लेवल प्रवेश स्तर पर ऊपर से पदों के लिए विशेष क्षेत्रों में विशेषज्ञता की मांग करते हैं, उच्च पदों के लिए दोनों ही तरफ के बैंकों में पदोन्नति के लिए समय बंधन नहीं होता है। विदेशी बैंकों में वेतन निजी बैंकों से अधिक होता है, लेकिन नौकरी की सुरक्षा विभिन्न बाहरी तत्वों पर निर्भर करती है। जहाँ तक लोक उपक्रमों या पब्लिक सेक्टर कहलाने वाले बैंक की बात करते हैं तो वे मैनेजमेंट ग्रुप CFA को नियुक्त करने लगे हैं, लेकिन फिर भी बैंक किसी भी विषय से ग्रेजुएट करने वाले को प्रतिभाशाली छात्रों को ज़्यादा महत्व देते हैं। ये छात्र लोक उपक्रमों में बैंक द्वारा आयोजित किए जाने वाले ऑल इंडिया एग्जामिनेशन के जरिए प्रवेश ले सकते हैं। कुशलताओं के मामले में 3 तरह के बैंक अच्छे संवाद कौशल, बातचीत की कुशलता, ग्राहक को संभालने की क्षमता, चौकन्ने रहने की प्रवृत्ति और उद्योग की मूलभूत जानकारी व कंप्यूटर की जानकारी रखने वाले व्यक्ति को प्राथमिकता देते हैं। अब हम देखते हैं कि बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के दौर, फेज ऑफ बैंकिंग रिफॉर्म। तो इसमें पहला है बैंकिंग सुधार का प्रथम दौर। सार्वजनिक व्यापारिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण की असफलताओं को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने 14 अगस्त 1991 को देश की कार्य प्रणाली व वित्तीय प्रणाली की संरचना में सुधार करने के लिए आवश्यक सुझाव देने हेतु श्री M. नरसिम्हा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई, जिसने अपनी रिपोर्ट 20 नवंबर 1991 को प्रस्तुत की। समिति ने व्यापारिक बैंकों की गिरती लाभदायकता के लिए सार्वजनिक दायित्वों से बंधे होने के कारण गिरती ब्याज दर से आय निरंतर बढ़ती हुई बैंकों की परिचालन लागत की उत्तरदायी माना। समिति ने अपनी बैठक प्रणाली में राजनीतिक व प्रशासनिक हस्तक्षेप को भी बैंक की घटती लाभदायकता के लिए दोषी माना। समिति की मुख्य सिफारिश को देश के बैंकिंग ढांचे में आधारभूत परिवर्तन करने, बैंकों को अपने क्रियाकलाप में पूर्णतः स्वायत्तता देने, बैंकों के लिए सर्वाधिक तरलता अनुपात को धीरे धीरे घटाकर कम करने, रियायती ब्याज दरों को समाप्त करने तथा साख हेतु प्राथमिक लक्ष्यों के पुनर्निर्धारण करने तथा इसके कुल साख के 10% तक सीमित करने की सिफारिश की गई। समिति ने
पूंजी बाजार में त्वरित व प्रभावपूर्ण उदारीकरण की सिफारिश है कि विकास से संबद्ध वित्तीय संस्थाओं के संबंध में यह कहा गया कि इन संस्थाओं को प्रतियोगी दरों पर बाजार से संसाधन जुटाने चाहिए। समिति ने निजी क्षेत्र के अंतर्गत नए बैंकों के विस्तार पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया। बैंकों के ढांचे को पुनर्निर्मित करके यह सुझाव दिया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में जो कि लाभकारी गतिविधियां संपन्न करते हैं को अपनी पूंजी को बढ़ाने के लिए पूंजी बाजार में बिना किसी रोक-टोक के प्रवेश करने की अनुमति दी जानी चाहिए। समिति ने बैंकिंग व्यवस्था पर रिजर्व बैंक तथा वित्त मंत्रालय के बैंकिंग विभाग के दौरे नियंत्रण की व्यवस्था को समाप्त करने और बैंकिंग व्यवस्था पर नियंत्रण हेतु सार्वजनिक संस्थाओं की सिफारिश की। सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों के प्रबंध मंडल में सरकार का प्रतिनिधित्व होना आवश्यक है। यद्यपि केंद्र सरकार ने नरसिम्हा समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए अनेक वित्तीय परिवर्तनों का समावेश बजट के अंतर्गत किया। वित्तीय क्षेत्र के अंतर्गत लाभकारी प्रभावों का विगत वर्षों के बजट में परिवर्तन के संकेत मिलते हैं। चूँकि बैंकों के कामकाज में पारदर्शिता आई है, उनकी वास्तविक वित्तीय स्थिति का अध्ययन भी होता है, लेकिन भारतीय बैंकिंग क्षेत्र अभी भी अनेक दुर्बलताओं से ग्रसित है, जिससे न तो उनका स्वस्थ विकास हो पा रहा है और न ही स्तर में लेन देन में त्वरित निपटारा करने में सक्षम है। राष्ट्रीयकृत बैंकों के समक्ष कड़ी चुनौतियां हैं कि वे उच्च कोटि की सेवाएं व ऋण वसूली संबंधी क्रियाओं को संपन्न करें। अब है बैंकिंग सुधार का द्वितीय दौर, सेकेंड फेज ऑफ बैंकिंग रिफॉर्म। वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में बैंकिंग सुधारों के लिए गठित दूसरी नरसिम्हा समिति ने अपनी रिपोर्ट 23 अप्रैल 1998 को केंद्रीय वित्त मंत्री को सुपुर्द की। आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारतीय बैंकिंग प्रणाली में सुधार लाने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा गया कि महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बावजूद हमारी बैंकिंग प्रणाली को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा लाने के लिए आवश्यक सुधारों की आवश्यकता है। इसके लिए वित्तीय निष्पादन को बढ़ाने और उच्च क्षमता को प्राप्त करने में उपायों को अपनाने की आवश्यकता है। समिति ने पूंजी खाते में रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता से पूर्व देश में मजबूत व प्रभावी वित्तीय व्यवस्था विकसित करने का सुझाव दिया। इसके अलावा बैंकों में परिसंपत्तियों की गुणवत्ता में सुधार, गैर निष्पादन परिसंपत्तियों में कमी, पूंजी पर्याप्तता अनुपात में वृद्धि, बैंकों को राजनीति से मुक्त करने आदि के परिप्रेक्ष्य में बैंकिंग क्षेत्र में सुदृढ़ प्रयास करने के लिए आवश्यक सुझाव दिए गए। इसी प्रकार बैंकिंग प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु पूंजी पर्याप्तता अपेक्षाओं से में ऋण जोखिमों के अतिरिक्त बाजारीय जोखिमों को भी ध्यान में रखा गया। वित्तीय क्षेत्र में जो व्यापक सुधार पिछले वर्षों में किए गए वे समग्र आर्थिक सुधारों का एक भाग हैं। वित्तीय का समग्र औचित्य वित्तीय प्रणाली की दक्षता एवं कार्यकुशलता को सुधारने एवं एक प्रतियोगी प्रणाली विकसित करना था, जिससे विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके। इस संदर्भ में कुछ सीमाओं तक बैंकिंग क्षेत्र में आम उपभोक्ताओं को अपने धन के अनुकूल संसाधनों में निवेश करने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। बैंकिंग क्षेत्र में म्यूचुअल फंड योजनाएं सार्वजनिक क्षेत्र के अतिरिक्त निजी क्षेत्र के द्वारा संचालित की जा रही हैं। वर्तमान में हमारे देश में लगभग 42 म्यूचुअल फंड कार्यरत हैं। ये फंड पोर्टफोलियो प्रबंधक के रूप में कार्य करते हैं। वर्ष 2019-2000 के बजट में म्यूचुअल फंडों से प्राप्त आय एवं लाभांश को कर मुक्त कर दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में क्रेडिट कार्ड की व्यवसाय में प्रवेश की है। इस समय भारत में लगभग 15 लाख से अधिक लोगों के पास मास्टर कार्ड
वह वित्तीय वर्ष 1997-98 में इसने 967 करोड़ डॉलर का व्यवसाय किया था, जबकि वर्ष 2006-07 में 135.6 करोड़ डॉलर का व्यवसाय हुआ। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित व्यापारिक बैंकों की कुल शाखाएं 2013-14 में 1,09,811 है। इनमें लगभग 50% ग्रामीण क्षेत्र में हैं। ग्रामीण ऋण के संबंध में रिजर्व बैंक ने एक विशेष ऋण रियायत दर देने की रणनीति अपनाई। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि व्यापारिक बैंकों के पास जमाओं का 79.9% भाग सार्वजनिक बैंकों के पास है तथा शेष स्टेट बैंक और उसके सहयोगी बैंकों के पास है। इस तरह प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपको बैंकिंग क्षेत्र में आर्थिक सुधार के बारे में एक संक्षिप्त सी जानकारी प्रदान की है, लेकिन मैं आपको ये अच्छी तरह से कहना चाहता हूँ और समझाना चाहता हूँ, जो कि 2-3 व्याख्यान है उसमें क्लियर होंगे। पहली बात यह है कि बैंकिंग क्षेत्र में सुधार का मतलब है कि बैंक है वो सरकारी से निजी क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं और विभिन्न समितियों ने जो सुझाव दिए हैं उसके अनुसार बजट में परिवर्तन किए हैं। लेकिन आपको सबसे पहले ये पक्का याद रखना पड़ेगा, CRR 3% है, SLR 18% है और पॉलिसी रेट ऑफ RBI है, इसमें RR 4% है, RRR 3.35% है, MSF 4.25% और बैंक रेट 4.25% है। ये रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति की समीक्षा की जाती है, तो इसके अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। तो इनको हमें पक्का याद रखना चाहिए, क्योंकि किताबों में जो लिखा हुआ है वो काफ़ी पुराना है और वो सूचनाएं हैं वो आज हमें विशेष महत्व नहीं रखती है। कुल मिलाकर इसका आप व्यापक रूप से अध्ययन करें और अगले व्याख्यान में इसके बारे में जानकारी और दी जाएगी। धन्यवाद।